नमस्कार विद्यार्थियों। तो लास्ट अपने तक कहाँ तक पढ़ा था? चलो ठीक। तो अपने लास्ट जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद अपन अब देखेंगे कि एक और टर्म आती है जैसे कि क्रूड प्रोटीन। अब क्रूड प्रोटीन को अपन अगर कैलकुलेट करेंगे तो दो बातों का अपने को ध्यान रखने का है कि उसमें देखो क्रूड प्रोटीन एक तो दो चीजों से बन के बनी होती है, एक तो ट्रू प्रोटीन और एक एनपीएन यानी कि नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन से। ठीक है। अब मेन बात तो अपने को ये ध्यान रखने की जो उसमें सभी प्रकार के जितने भी प्रोटीन है उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा हमने को 16% ही मानने का है। ये मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा, ये एकदम प्रूफ है। उसके साथ ही अपने को 16% मानने का है कि जितने भी प्रकार के प्रोटीन है, जितने भी प्रकार के प्रोटीन उसमें नाइट्रोजन खाद्य प्रोटीन उसमें नाइट्रोजन 16% ही अपने को मानने का है। 16% से ही अपने को जो वैल्यू आएगी 6.25, ये जो वैल्यू आएगी 6.25 ये इसी से आ रही है। ठीक है। और सेकंड बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि जितना भी प्रोटीन, उस प्रोटीन जितना भी है उससे जो नाइट्रोजन प्राप्त होती है वो एकदम ट्रू प्रोटीन से ही मिलती है। यानी कि यूं मान लीजिए कि अपने को प्रोटीन से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन का पूरा हिस्सा ट्रू प्रोटीन से मिलता है। ठीक है। तो अपन लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि अपने को क्रूड प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखने का है। ठीक है। तो क्रूड प्रोटीन की मात्रा या फिर मात्रा को ज्ञात कैलकुलेट करते समय दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। दो बातों का ध्यान रखें या फिर दो बातें मान के चले, दो बातें मानकर चलते हैं। ठीक है। पहला तो है कि खाद्य प्रोटीन में जो नाइट्रोजन रहती है वो अपने को 16% ही मानने की है। तो सभी खाद्य प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहेगी? 16%। 16% अपने को मान के चलनी, 16 यही से आएगा 16/100, 6.25 वैल्यू यहीं से आएगी। और सेकंड बात अपने को ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन का टोटल जो नाइट्रोजन का पूरा हिस्सा रहता है वो ट्रू प्रोटीन से ही मिलकर बनता है। यानी कि प्रोटीन में नाइट्रोजन और ट्रू प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, या फिर नाइट्रोजन का पूरा हिस्सा ट्रू प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है। यानी कि जब भी अपने क्रूड प्रोटीन को अपनी मात्रा अगर जब भी कैलकुलेट करेंगे तो दो बातों का ध्यान रखना है कि एक तो कि सभी खाद्य प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% ही अपने को मानने का है, जिससे अपन ये 6.25 अपने वैल्यू है। उसके बाद प्रोटीन में नाइट्रोजन का पूरा हिस्सा ट्रू प्रोटीन से बनता है। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अपन चलेंगे फीड सैंपल का वर्गीकरण। यानी कि अपन फीड सैंपल ले लेते जिसको मतलब कोई भी ले लो, रिजगा ले लो, बरसीम ले लो, गेहूं ले लो, घास ले लो, पूसा ले लो, कड़बी ले लो, कुछ भी ले लो, उसको हॉट एयर ओवर में अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 घंटे तक उसको रखेंगे। फिर उसमें से नमी की मात्रा भी अलग हो जाएगी और शुष्क पदार्थ भी अलग हो जाएगा। यह हमने पहले ही पढ़ा है कि पानी का जब भी अपन हॉट एयर ओवर में अगर किसी को मतलब पानी की मात्रा या नमी की मात्रा या शुष्क पदार्थ की मात्रा अपने को ज्ञात करनी है तो उसको हॉट एयर ओवर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड 8 घंटे के लिए रखते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर उसको अपन रखेंगे तो उसमें से कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि जिसमें कार्बन पाया जाता है वो अलग हो जाएगा और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता वो अलग हो जाएगा। ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ में अपने आ जाएंगे जैसे कि
दो भाग आ जाएंगे उसमें भी, कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और अनाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में आ जाएंगे प्रोटीन, उसमें सिर्फ प्रोटीन आएगा यानी कि क्रूड प्रोटीन, ठीक है। और अनाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसमें मतलब प्रोटीन के अलावा जो बच गया वो अनाइट्रोजन युक्त पदार्थ में आ जाएगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, और आ जाएगा उसमें वसा। कार्बोहाइड्रेट के लिए अपने पास प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल दो है, CF NAP, और वसा के लिए प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल एक है, वो है ईथर एक्सटेट। और अकार्बनिक पदार्थ में, अकार्बनिक पदार्थ मान लो या फिर उसको टोटल एस या राख मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अपन इतना भी लिखेंगे तो फीड सैंपल, कोई भी अपने को या फिर ऐसे लिख दो, फीड सैंपल का वर्गीकरण, ठीक है। ये तो लगेगी हेडिंग। और हेडिंग इसके बाद अपन लेंगे कोई भी फीड सैंपल, यानी कुछ भी ले लो अपने, जैसे कि गीला चारा है, सूखा चारा भी ले सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं, गीला चारा है, कुछ भी ले लो, उसके हिसाब से फीड सैंपल ही लेंगे नॉर्मल फीड सैंपल। ये कोई भी मान लो, कोई भी फीड सैंपल है, ठीक है। अब इस फीड सैंपल को अपन हॉट एयर ओवन में रखेंगे, ठीक है। हॉट एयर ओवन में, हॉट एयर ओवन में रखेंगे। इसका टेम्परेचर रखेंगे अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटा, ठीक है। अब इसको जब अपन रखेंगे तो इसमें एक तो पानी की मात्रा अलग होगी या फिर नमी की मात्रा, और इसमें से शुष्क पदार्थ अलग होगा। पानी की मात्रा या फिर इसको कह लो नमी, और ले लो इसमें ड्राई मैटर या फिर शुष्क पदार्थ, शुष्क पदार्थ यानी कि ड्राई मैटर, ठीक है। अब देखो शुष्क पदार्थ, पानी में तो पानी तो अलग हो गया, वो तो अलग बात है। अब शुष्क पदार्थ में भी अपने पास क्या क्या बचेगा, ठीक है। शुष्क पदार्थों में भी अपने पास दो चीजें आएगी, एक तो आ जाएगा उसमें कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा आएगा अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ में भी ऐसे मान लीजिए जिसमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। अब कार्बन किस में पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा, उसमें भी दो भाग आएंगे अपन, एक तो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ और एक अनाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के लो या नाइट्रोजन युक्त पदार्थ के लो, एक ही रहेगा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, और इधर लेंगे अनाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में सिर्फ प्रोटीन आएगा, सिर्फ प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या है, CP, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा CP। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में आएगा कार्बोहाइड्रेट एंड वसा। कार्बोहाइड्रेट के लिए प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हमारे पास दो है, CF और NAP, CF और NAP, ठीक है। और इसमें आ गया एक वसा, वसा के लिए आ जाएगा ईथर एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अकार्बनिक मतलब अकार्बनिक पदार्थ में आएगा, इसको या फिर ऐसे कर लो टोटल H या फिर राख, ठीक है। ये इसमें आ जाएगा अकार्बनिक युक्त पदार्थ। यानी कि कोई भी नॉर्मल एक फीड सैंपल ले लो, एक फीड सैंपल ले लिया, उसको अपन गर्म करेंगे हॉट एयर ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। उसको गर्म करने पर अपने को मिलेगा, एक तो नमी आएगी और एक शुष्क पदार्थ, यानी कि उसकी नमी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, उसमें शुष्क पदार्थ अलग हो जाएगा। शुष्क पदार्थ में भी हमें दो प्रकार से मिलेगा, कार्बनिक युक्त और अकार्बनिक। अकार्बनिक युक्त और कार्बनिक, कार्बनिक में भी हमें दो प्रकार के, नाइट्रोजन युक्त जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, और अनाइट्रोजन युक्त जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। नाइट्रोजन पाया जाता है जिसमें प्रोटीन रहता है, जिसका प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्रूड प्रोटीन रहता है, और अनाइट्रोजन युक्त पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, इसमें CF NAP और ईथर एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। और अकार्बनिक युक्त पदार्थ जिसे कहते हैं टोटल एस या फिर राख, ठीक है। उसमें भी फिर इसको आगे इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए हम इसको एसिड में घोलेंगे, ठीक है।
तो अकार्बनिक पदार्थ को अपन तो या फिर अकार्बनिक पदार्थ कह लो या टोटल एस्ट कह लो या फिर राख कह लो, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ या फिर टोटल एश या फिर कह लो आप राख, कुछ भी कह सकते हो। अब इसको भी हम इसको एसिड में घोलेंगे, ठीक है। इसको एसिड में घोलने पर एक तो एसिड में जो घुल जाता है और एक एसिड में नहीं घुलता है, ठीक है। एसिड में नहीं घुलते उसको बोलेंगे एसिड इनसोल्युबल एश, AIA, एसिड इनसोल्युबल एश। और एसिड इनसोल्युबल एश जिसमें कोई राख में नहीं घुलता, एसिड में नहीं घुलता, उसको बोलेंगे एसिड इनसोल्युबल एश, जिसमें आ जाएगी सिलिका यानी कि मिट्टी, रेत, ये जो राख में एसिड में नहीं घुलता, ठीक है। और सेकंड रहेगा एसिड सोल्युबल एश, ऐसी राख जो एसिड में घुल जाती है। उसमें एग्जांपल ले लेगी अपन, टोटल खनिज जितने भी खनिज आ गए वो पूरा उसमें घुल जाएगा, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फेरस, कोबाल्ट, जो भी अपने है वो ले लीजिए, ठीक है। अब अकार्बनिक पदार्थ इसको एसिड में घोलने पर, ठीक है, एसिड में घोलने पर, ठीक है, एसिड में घोलेंगे तो इसमें एक तरफ आ जाएगा एसिड इनसोल्युबल एश, इसको बोल देंगे अपन शॉर्ट में AIA। पेपर में कई जगह पे भी ऐसा भी लिखा आ सकता है AIA, यानी कि एसिड इनसोल्युबल एश, यानी कि जो एसिड में नहीं घुलेंगे उनको। इसमें आ जाएगा एग्जांपल सिलिका यानी कि रेत, मिट्टी, ये सब सिलिका में गिनेंगे। और इस तरफ आ जाएगा एसिड सोल्युबल एश, एसिड सोल्युबल एश, एसिड सोल्युबल एश में आएंगे सारे सब, बाकी जितने भी खनिज बच गए वो आएंगे इसमें, सभी खनिज, जैसे कि अपन ले लेते कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, फेरस, बाकी जितने भी खनिज बच गए वो पूरे इसमें आएंगे, ठीक है। यानी कि अकार्बनिक पदार्थ को जब हम एसिड में घोलेंगे तो इनसोल्युबल एश, एसिड इनसोल्युबल एश, यानी कि जो एसिड में नहीं घुलेंगे वो रहेंगे अपने सिलिका, और जो एसिड में घुल जाएंगे वो रहेंगे सभी प्रकार के अपने खनिज, ठीक है। उसके बाद अपने पढ़ा था विंडी सिस्टम, विंडी प्रयोगशाला वाला अपने पढ़ा था। उसमें मेनली तो विंडी प्रयोगशाला में टोटल के लिए उपकरण हो गए, टोटल के लिए एनालिसिस करने के लिए उपकरण विधियां अपने पास थी। सिर्फ एक ऐसा ही था कार्बोहाइड्रेट में भी NAP, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, उसको अपने मापने के लिए अपने पास कोई भी उपकरण या कोई भी विधि नहीं थी, ठीक है। तो उसको मेथड के लिए एक कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण के एक मेथड के लिए वॉन सोएस्ट ने डिटर्जेंट मेथड दिया, ठीक है। डिटर्जेंट मेथड भी उतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन जहां तक अभी है वहां तक तो अपन पढ़ेंगे। तो अभी लिखेंगे अपने विंडी सिस्टम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण नहीं कर पाया था, जिसके लिए कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के लिए वॉन सोएस्ट ने डिटर्जेंट मेथड दिया, ठीक है। तो अगला पॉइंट रहेगा अपने विंडी सिस्टम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि विंडी जो सिस्टम था वो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण नहीं कर पाया, इसलिए वॉन सोएस्ट, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, वॉन सोएस्ट, ये एक वैज्ञानिक का नाम है, ने डिटर्जेंट मेथड दिया। डिटर्जेंट मेथड यानी कि उसको शर्त में खोला, यानी कि विंडी जो सिस्टम था वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में भी सिर्फ NAP,
उसका वर्गीकरण नहीं कर पाया था, उसके लिए कोई भी उपकरण या कोई भी विधि नहीं बता पाया था, इसलिए वन सोस्ट नाम के वैज्ञानिक ने उसको बोलने के लिए डिटर्जेंट मेथड का उपयोग किया। ठीक है, डिटर्जेंट मेथड दिया। अब डिटर्जेंट मेथड में अपने रहेगा कि कोई भी मतलब एक फीड सैंपल ले लो, यानी कि मेनली तो कार्बोहाइड्रेट ही है, कार्बोहाइड्रेट ले लो। अब कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रल डिटर्जेंट यानी कि एकदम उदासीन डिटर्जेंट जिसका पीएच मान रहता है 7, उसमें घोलेंगे। उसमें घोलने के बाद अपने पास आ जाएगा न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, यानी कि जो डिटर्जेंट में नहीं घुलेगा, और दूसरा रहेगा न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल जो कि डिटर्जेंट में घुल जाएगा। ठीक है, अब अपन कार्बोहाइड्रेट अगर डालेंगे तो उसमें जो कोशिका की भित्ति रहती है, कोशिका की भित्ति में जिस प्रकार से अपन को पाया जाता है, जैसे कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्नन और सिलिका, ये सब कोशिका भित्ति में पाया जाता है, वो डिटर्जेंट में नहीं घुलेगा, इसलिए वो आएगा न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर में, NDF। ठीक है, और न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल में आएगा कोशिका के भाग जो उसमें घुल जाते हैं डिटर्जेंट में, वो आएगा NDS यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल में। ठीक है, जिसमें आएगा स्टार्च में घुलनशील जितनी भी शर्करा आ जाएगी वो उसमें आ जाएगा। तो अपने डिटर्जेंट मेथड लिखेंगे, डिटर्जेंट मेथड। ठीक है, डिटर्जेंट मेथड में अपन लिखेंगे, फिर अपने पास लेंगे अपने फीड सैंपल। फीड सैंपल कोई भी लेंगे, यानी कि मान लीजिए अपन कार्बोहाइड्रेट ही ले लेते क्योंकि मेनली कार्बोहाइड्रेट ही था। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट लिया। अब कार्बोहाइड्रेट को भी अपन न्यूट्रल डिटर्जेंट में मिलाएंगे, न्यूट्रल डिटर्जेंट में घोलने पर। ठीक है, अब न्यूट्रल डिटर्जेंट घोलेंगे तो इसका पीएच मान रहेगा 7 क्योंकि ये उदासीन रहता है। ठीक है, उसमें फिर आएगा न्यूट्रल डिटर्जेंट में घोलेंगे तो इसमें आएगा न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, इसको बोलेंगे NDF। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर यानी कि जो कि डिटर्जेंट में नहीं घुला उसको बोलेंगे न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। और न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल, न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल, इसको बोलेंगे NDS। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई भी मतलब फीड सैंपल या फिर कार्बोहाइड्रेट लेने पर लेंगे उसको न्यूट्रल डिटर्जेंट जिसका पीएच मान 7 रहता है उसमें घोलेंगे, तो अपने को दो प्रकार से मिलेंगे। एक तो न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर जो कि डिटर्जेंट में नहीं घुलता है, और दूसरा मिलेगा न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल जो कि उसमें डिटर्जेंट में घुल जाएंगे। इसमें नहीं घुलेंगे वो अपने पास आएगा जैसे कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की संरचनाएं। अब कोशिका भित्ति की संरचनाएं यानी कि सेल वॉल, वो रहेगी सिलिका, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी। ठीक है, यानी कि NDF यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, इसमें ऐसी प्रकार की आएगी यानी कि जो डिटर्जेंट में नहीं घुलते, यानी कि कोशिका भित्ति की संरचना है। कोशिका की भित्ति की संरचना में भी आ गया सिलिका, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन, ये डिटर्जेंट में नहीं घुलेगा। और न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल यानी कि जो डिटर्जेंट में घुल जाएंगे वो आएंगे कोशिका भित्ति के भाग, सॉरी ये आएंगे कोशिका के भाग। कोशिका की भित्ति के भाग तो ये आ गए, ये सिर्फ आएंगे सिर्फ कोशिका के भाग। कोशिका के भाग में आ गए जैसे कि स्टार्च में घुलनशील जितने भी शर्करा है, स्टार्च में घुलनशील शर्करा,
स्टार्च में घुलनशील शर्करा यानी कि स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में घुलनशील जितनी भी शर्करा आ जाएगी उसको लेंगे हम एनडीएस में, यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल में। ठीक है, यानी कि यूं मान लीजिए कोई भी अपन फीड सैंपल लेंगे यानी कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उसको अपन न्यूट्रल डिटर्जेंट के में घोलेंगे जिसका पीएच मान रहेगा 7, यानी कि उदासीन लेंगे। न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर घोलने पर दो प्रकार से हमें प्राप्त होगा, न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर जिसको बोलेंगे एनडीएफ और न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल जिसको बोलेंगे एनडीएस। एनडीएफ में आएगी जो कोशिका भित्ति की जो संरचना है, सेल वॉल जो रहता है उसका भाग रहेगा, उसमें आएगा सिलिका, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और लिग्निन। ये रहता है जो डिटर्जेंट में नहीं घुलते, और डिटर्जेंट में जो घुल जाते हैं उसको बोलेंगे न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल, यानी कि कोशिका भित्ति के जो कोशिका के भाग रहते हैं वो आएगा जो कि स्टार्च में घुलनशील, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट में घुलनशील जितने भी अपने आ गया शर्करा है उसमें उससे आ जाएगा एनडीएस में, यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल में। ठीक है, और एनडीएस, ठीक है, न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल एंड न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर। अब एनडीएफ में भी आगे हम पढ़ेंगे एनडीएफ, यानी कि एनडीएफ को भी हम आगे, जो डिटर्जेंट में घुल गया वो तो अलग हो गया, और जो नहीं घुला यानी कि एनडीएफ यानी न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, जो नहीं घुला यानी कि जो नहीं घुला सिलिका है, हेमिसेल्यूलोज है, लिग्निन है, उनको भी आगे अब घुलने के लिए अपन लाएंगे एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल। ठीक है, एसिड डिटर्जेंट में अपन घोलेंगे इसको एसिड डिटर्जेंट में। ठीक है, जो डिटर्जेंट में न्यूट्रल डिटर्जेंट में घुल गया वो तो अलग हो गया, और जो नहीं घुला उसको अपन घोलेंगे अब एसिड डिटर्जेंट में। ठीक है, एसिड डिटर्जेंट में जो जिसको घोलेंगे उसमें एक आएगा एसिड डिटर्जेंट फाइबर, और जो घुल जाएगा वो आएगा एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल में। जो नहीं घुलेगा उसको बोलेंगे एसिड डिटर्जेंट फाइबर, इसको बोलेंगे ADF। ठीक है, और जो घुल जाएगा उसको बोलेंगे एसिड डिटर्जेंट इसको बोलेंगे ADS। ठीक है, यानी कि जो डिटर्जेंट में घुल गया वो तो अलग हो गया, जो डिटर्जेंट में नहीं घुला यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर वो नहीं घुला उसको अब बोलेंगे एसिड डिटर्जेंट में। एसिड डिटर्जेंट में घोलेंगे तो उसमें भी दो प्रकार से डिवाइड होगा, एसिड डिटर्जेंट फाइबर यानी कि जो एसिड डिटर्जेंट फाइबर में भी नहीं घुला, और एक रहेगा एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल जो कि एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल में घुल गया। एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल में घुल गया वो अपने आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, इसमें घुल जाएगा हेमिसेल्यूलोज, और जो एसिड डिटर्जेंट में भी नहीं घुला वो आएगा अपने सिलिका, सेल्यूलोज और लिग्निन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में तो अपन डिटर्जेंट में उसको घोलेंगे, नॉर्मल डिटर्जेंट में घोलने पर जो घुल गया उसको बोलेंगे न्यूट्रल डिटर्जेंट सोल्यूबल, उसको तो कर लिया आपने अलग, और जो नहीं घुला न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर उसको फिर अपन घोलेंगे एसिड डिटर्जेंट में। एसिड डिटर्जेंट में भी घुलने पर फिर सिलिका, सेल्यूलोज और लिग्निन, ये तो उसमें भी नहीं घुलेगा, एसिड डिटर्जेंट में घुलेगा सिर्फ एक हेमिसेल्यूलोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अपन देखेंगे, अभी अपने देखा था NDF यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, उसमें से भी अपने पढ़ा था दो। ठीक है, उसमें फिर एसिड डिटर्जेंट फाइबर और एक पढ़ा था एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल। ठीक है, इसको एसिड डिटर्जेंट में घोलने पर, अगर इसमें उसका उदाहरण था हेमिसेल्यूलोज, इसके उदाहरण थे सिलिका, लिग्निन और सेल्यूलोज। ये डायरेक्ट इक्वेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर एनडीएफ का मान अगर चाहिए अपने को तो एडीएस और
एडीएफ को जोड़ देंगे। अगर एनडीएफ का मान चाहिए अपने को, यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर का मान चाहिए, तो एडीएफ यानी कि एसिड डिटर्जेंट फाइबर प्लस एडीएस एसिड डिटर्जेंट सोल्यूबल को ऐड कर लेंगे। अगर एडीएफ का मान चाहिए, एडीएफ का मान चाहिए, तो एनडीएफ में से एडीएस को घटा देंगे। ठीक है, तो एनडीएफ माइनस एडीएस। और अगर एडीएस का मान जानना है तो एनडीएफ में से एडीएफ को घटा देंगे, से एडीएफ को घटा देंगे। यानी कि इतना मान लीजिए कि अपने को, जो मान लो कि अपने को हेमिसेलुलोज का पता लगाना है, यानी कि हेमिसेलुलोज का पता लगाना, तो अपन क्या करेंगे कि एनडीएफ में से एडीएफ को घटा देंगे। यानी कि इसका पता लगाना है एडीएस, एडीएस का पता लगाएंगे अपने को हेमिसेलुलोज का, तो एनडीएफ में से एडीएफ को घटा देंगे। ठीक है, इतने तक क्लियर? ठीक है, इतने तक क्लियर। अब आगे हम पढ़ेंगे अपने चारे का संरक्षण। ठीक है, यानी कि चारे का संरक्षण, चारे का संरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉडर। यानी कि चारे का संरक्षण, यानी कि साल भर चारे को संभाल के रखना, फिर जानवर को जब भी जरूरत हो अपन दे सके। यानी कि चारे का संरक्षण यानी कि चारे को संभाल के रखने का साल भर के लिए। ठीक है, अब चारे का संरक्षण तो अपन दो प्रकार से करते हैं, तो सूखा चारा रहता है उसका संरक्षण करते हैं, और एक गीला चारा का संरक्षण करते हैं। अब सूखे चारे के संरक्षण के लिए अपने पास दो मेथड है। सॉरी, सूखे चारे का संरक्षण अपन करेंगे तो भूसे के रूप में भी कर सकते हैं, कड़बी के रूप में भी कर सकते हैं, और हे बना के भी कर सकते हैं। अब भूसे के रूप में तो अपन नॉर्मल जैसे रहता है, नॉर्मली करते ही है, घर में गेहूं का भूसा डाल दिया। कड़बी रहता है मक्का ज्वार का, जैसे कि डंठल वगैरह लाके उनको सुखा के घर में डाल दिया। और हे यानी कि जब भी मौसम हो, जब भी गीला चारा अपने को मिले, तब उसको गीले चारे को काट के फिर सनलाइट, ऐसे एक बात का ध्यान रखिए कि हे हमेशा सनलाइट की उपस्थिति में बनेगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही हे बनेगी। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में चारे को सुखाना हे कहलाएगा। तो तीन प्रकार से अपन सूखे चारे का संरक्षण कर सकते हैं, और दूसरा भी कोई मेथड रहता है जो अपने फील्ड में यूज कर दे। गीले चारे का संरक्षण सिर्फ अपन एक ही प्रकार से कर सकते, यानी कि गीले चारा अपन सीजन में एक बार काट लिया, फिर अपन साल भर वो गीला चारा उसको देने का, वो सिर्फ साइलेज बनाकर कर सकते हैं। साइलेज बनाकर करेंगे तो उसका एक गड्ढे में रहता है सिलो, जिसको बोलते हैं सिलो। ये सिलो करके एक गड्ढा रहता है, जिसको बोलते हैं गड्ढे को सिलो। उसमें गीला चारा, यानी कि जिसमें ज्वार मक्का बाजरा, तना मोटा हो जिसका तना मोटा हो, उसको अपन सिलो में चॉपिंग करके, उसके मतलब उसको कटिंग करके, उसको अवायवीय किण्वन में सिलो में डाल देते हैं। यानी उसको मतलब चारों तरफ से एकदम पैक कर देंगे। एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा उसका, मतलब अवायवीय किण्वन, यानी कि अंदर से बाहर हवा नहीं हो सकती, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अपन चारे का संरक्षण में दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला रहेगा सूखे चारे का संरक्षण, सूखे चारे का संरक्षण। ठीक है, सूखे चारे के रूप में। दूसरा रहता है गीले चारे के रूप में। सूखे चारे के रूप में तो पहला आ गया भूसे के रूप में, भूसा। दूसरा आ गया कड़बी, और तीसरा आ गया है बनाकर। ये यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में गीले चारे को डालने का, और वो सूख जाएगा, उसके बाद साल भर उसको थोड़ा थोड़ा करके पशु को दिलाना। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि साल भर पशु को सूखा चारा मिल सके, साल भर पशु को सूखा चारा मिल सके।
ठीक है। और गीले चारे के रूप में सिर्फ एक ही है, वो है साइलेज, यानी कि साइलेज बनाकर, साइलेज बनाकर। साइलेज यानी कि चारे का एक प्रकार से अचार बनाने का। जैसे कि अचार, आम का अचार अगर बनाते सीजन में अपन उसको डब्बे में पैक करके साल भर के लिए यूज करते, ऐसे ही रहता है इसमें साइलेज। ठीक है। साइलेज में डब्बा, मतलब डब्बा सिलो मान लो, सिलो में अपन भर के 2 महीने तक उसको प्रोसेसिंग देती है। उसकी 2 महीने तक उसकी प्रोसेसिंग होगी, उसका एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा, अवयवीय किण्वन होगा, उसके बाद अपने साइलेज बन के तैयार होगा। फिर अपने उसको साल भर के लिए यूज कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मेन उद्देश्य रहेगा ताकि पशु को साल भर गीला चारा मिल सके। ठीक है। यानी कि अपन चारे का संरक्षण करेंगे, यानी कि चारा जो रहता है उसको बचाएंगे, उसको बचा के पशु को साल भर खिलाएंगे, जिसमें रहता है एक तो सूखे चारे के रूप में और एक गीले चारे के रूप में। सूखे चारे के रूप में अपन भूसा, कड़वी और हे 3 प्रकार से अपन संरक्षण कर सकते हैं। उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? साल भर उस पशु को सूखा चारा मिल सके। और गीला चारा के रूप में अपन जो करेंगे वो बनेंगे रहेगा साइलेज बनाकर। साइलेज यानी कि चारे का अचार बनाकर। उसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि ताकि साल भर पशु को गीला चारा मिल सके। ठीक है। उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। ये हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे कि चारा जो इसका संरक्षण अपन करेंगे, जैसे कि है और साइलेज बनाकर। ठीक है। तो है और साइलेज में अंतर देखेंगे। है मतलब उसका मतलब है, आप देख लीजिए कि जिसका तना एकदम पतला हो, जिस पर घास ही घास लगी हो, ऐसे। यानी कि तना तो जिसका पतला है और उस पर पत्तियां ही पत्तियां हो, यानी कि पतला तना और पत्तियां ज्यादा रहेगी, उससे बनेगी है। ठीक है। और साइलेज, साइलेज बनाने के लिए तना चाहिए अपने को मोटा और उस पर रहेगी पत्तियां बहुत कम, इससे बनेगा साइलेज। ठीक है। अब देखिए, पत्तियां ज्यादा और पतला तना ये रहेगा अपने जैसे कि रिजगा, बरसीम, फिर बाकी उसके बाद जई उसमें रहता है। और साइलेज में अब मोटा तना लेने जाएंगे तो अपन उसमें मिलेगा मक्का, बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज में मोटा तना मिलेगा। इसमें अगर क्या रहता है कि अपन तना जितना मोटा मोटा रहेगा उसमें नमी की मात्रा उतनी ज्यादा रहेगी, इसलिए अपन इसका संरक्षण गीले चारे के रूप में करते हैं। ठीक है। और इसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट युक्त फसलें इसमें ज्यादा आएगी और हे में प्रोटीन युक्त फसलें ज्यादा आएगी। ठीक है। यानी कि इतना समझ लीजिए कि हे को बनाने के लिए पतला तना और पत्तियां ज्यादा, साइलेज बनाने के लिए मोटा तना और पत्तियां कम। ठीक है। अब देखेंगे अपन हे और साइलेज में अंतर। हे और साइलेज में अंतर। ठीक है। अब देखेंगे अपन इंडेक्स, यहाँ पर लिख देंगे हे, यहाँ पर लिख देंगे साइलेज। ठीक है और साइलेज। अब इसकी मेन परिभाषा जो लिखेंगे, यानी कि है की परिभाषा आएगी कि इसको मेनली सनलाइट में, यानी कि सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। यानी कि अगर अपन को है बनानी है तो उसको यूं नहीं कि अपन घर में सुखा ले, घर में या फिर पंखे की हवा में सुखा ले, ऐसा नहीं। इसको मेनली करके अपन सनलाइट की उपस्थिति में सुखाएंगे, उसको बोलेंगे है। और साइलेज, साइलेज में क्या होता है कि अवैविक किण्वन से ये बनता है। अवैविक यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन, जिसमें कि एक मान लीजिए कि एक कांच का डब्बा है, कांच के डब्बे के ऊपर ढक्कन ढक दिया, उसके ऊपर चारों तरफ से टैप लगा दी, अब उसके अंदर अपने कुछ भर दिया, इसके अंदर ना हवा आ रही है ना जा रही है, इसको बोलेंगे अवैविक किण्वन।
उस हिसाब से साइलेज का निर्माण होता है। अच्छा, अपन लिखेंगे परिभाषा, हे में लिखेंगे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हे का निर्माण। ठीक है। और साइलेज का निर्माण रहता है, साइलेज का निर्माण रहता है अवायवीय किण्वन, अवायवीय किण्वन, यानी कि एनारोबिक फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ठीक है। यानी कि हे को सूर्य की मतलब सनलाइट की उपस्थिति में अपन बनाएंगे, और साइलेज अवायवीय किण्वन से बनाया जाता है। अवायवीय किण्वन से बनाएंगे तो ये क्या रहता है कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, वो भी गीला चारा, यानी कि लिखेंगे गीले चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए। ठीक है। पहला आपने अंतर देखा कि पहले ही परिभाषा है और साइलेज की। है यानी कि कोई भी अपने फसल है, घास है, कुछ भी ले लो, यानी उसको सनलाइट की उपस्थिति में अपने को सुखा दिया, उसको बोलेंगे है। उसके मतलब साल भर उसका फिर उपयोग में ले सकते हैं। साइलेज यानी कि अवायवीय किण्वन, अवायवीय किण्वन जिसमें हवा आर पार नहीं हो सके, ऐसे में साइलेज का निर्माण होता है, जिससे गीले चारा साल भर के लिए संरक्षित हो सके। अब इसमें नमी की मात्रा देखेंगे, नमी की मात्रा। अब नमी की मात्रा, ये पहले से ही सूखा हुआ है तो इसमें नमी की मात्रा रहेगी 10 से 11%। और ये आएगा अपने गीला चारा, गीले चारे में नमी की मात्रा रहेगी अपने 60 से 70%। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि साइलेज में नमी की मात्रा 60 से 70% रहती है, और हे में नमी की मात्रा 10 से 11% रहती है। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि फसल कौन सी होनी चाहिए या फिर फसल कैसी होनी चाहिए। तो इसमें अपन देखेंगे तीसरा पॉइंट कि फसल कैसी होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने को है बनानी है तो उसके लिए फसल अपन कैसी ले। फसल होनी चाहिए इसमें पतला तना व पत्तेदार। ठीक है। इसमें रहेगी मोटा तना प्लस कम पत्तियां। ठीक है। यानी कि साइलेज अगर बनाएंगे, है बनाएंगे तो उसमें तना तो पतला रहेगा ताकि वो जल्दी से सूख जाए, और उसमें पत्तियां ज्यादा रहेगी। ठीक है। और अगर साइलेज बनाएंगे तो तना मोटा रहेगा, जिसमें नमी की मात्रा, नमी ज्यादा देर तक बनी रहे, वो सूखे नहीं, इसलिए अपन साइलेज में नमी की मात्रा ज्यादा रहती है। ठीक है। अब इनके लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी रहती है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी फसल से बनाया जा सकता है। यानी कि सर्वोत्तम फसलें, यानी कि किस फसल से सबसे अच्छी है और साइलेज बनाया जा सकता है। अब है बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो फसल रहेगी वो रहेगी जई, जिसको बोलेंगे अपन ओट। ओट हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे, इसका वैज्ञानिक नाम है अवेना सटाइवा। ठीक है। और साइलेज बनाने के लिए सबसे अच्छी जो फसल रहेगी वो रहेगी मक्का को बोलेंगे मेज, और इसका वैज्ञानिक नाम है जिया मेज। ठीक है। यानी कि फसल है बनाने के लिए पतला तना और पत्तेदार रहना चाहिए, साइलेज बनाने के लिए मोटा तना और कम पत्तियां रहनी चाहिए। और सर्वोत्तम फसल
मतलब सबसे अच्छी फसल जिससे बनता है जई। अगर आप बोलोगे कि इसमें कहीं पे जगह पे रिजगा भी लिखा हुआ है, तो रिजगा उसमें आएगा कि न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी कि पोषक तत्व के अनुसार अगर सबसे अच्छी है पूछे तो वो उसमें आएगा रिजगा, और अगर नॉर्मली पूछे तो आएगा जई। ठीक है, पोषक तत्व के अनुसार पूछे तो इसकी जगह पे आएगा रिजगा, और अगर नॉर्मली पूछ ले तो आएगा उसमें जई, और साइलेज के लिए आएगा मक्का। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे कि हे बनाने के लिए एवं साइलेज बनाने के लिए फसल को किस अवस्था में इसकी कटाई करी जाती है। तो ठीक है, तो इसमें आप करेंगे फसल की कटाई का उचित समय। अगला पॉइंट रहेगा अपने 5वां पॉइंट। ठीक है, फसल की कटाई का उचित समय। ठीक है, यानी कि है बनाने के लिए फसल को कब काटा जाए। तो है बनाने के लिए फसल को पुष्प अवस्था, यानी कि जैसे कि अपन मान लो कि रिजगा है, रिजगा के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के फूल आते हैं, वो फूल आते ही रिजगा को काट दो फिर सुखा दो। ठीक है, तो पुष्प अवस्था में, पुष्प अवस्था में। और साइलेज बनाने के लिए कब काटा जाता है, तो पुष्प अवस्था से दुग्ध अवस्था के मध्य, यानी कि मिल्किंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज के बीच में। यानी कि पुष्प तो आ गए उसके बाद, और जब भुट्टा बन रहा हो उससे पहले इसको काट लिया जाता है। तो पुष्प अवस्था व दुग्ध अवस्था, यानी कि मिल्किंग स्टेज के मध्य। ठीक है, यानी कि उसके कटाई का उचित समय है बनाने के लिए पुष्प अवस्था में होगा, और साइलेज बनाने के लिए पुष्प अवस्था से दुग्ध अवस्था के मध्य में होगा। आप पूछोगे इसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया रहती है उसको क्या कहते हैं, तो 6वां पॉइंट रहेगा निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, अब है बनाने की प्रक्रिया को बोलेंगे है करिंग। है करिंग। ठीक है, और साइलेज बनाने की प्रक्रिया को बोलेंगे एनसाइलिंग। ठीक है, तो यहां तक अपने को क्लियर हुआ है और साइलेज में अंतर। ठीक है, तो आगे की क्लास के लिए अपन कल देखेंगे। कल हो सका तो अपन ये